नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं एक्सॉनबेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा कुछ भाइयों की या फिर कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और काफ़ी इंसिस्ट किया कि सर हमें क्रशर इंडस्ट्री में आना है, बट मुझे हमारे पास या फिर उनकी एक टीम है या फिर एक छोटे पार्टनरशिप वो लोग चला रहे हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, बट वो क्रशर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है और किस तरह से वो क्रशर इंडस्ट्री में आ सकते हैं और किस तरह से वो क्रशर इंडस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या फिर क्रशर इंडस्ट्री का अंदरूनी एक्सपीरियंस किस तरह से लिया जा सकता है ताकि आगे चल के वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा क्रशर प्लांट ले सकें। तो आइए देखते हैं किन किन मापदंडों पे हम लोग और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्रशर इंडस्ट्री की अंदर की चीज़ें हम लोग जान सकें और एक्सपीरियंस ले सकें, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसा कि आपको आज के सब्जेक्ट से पता चल रहा होगा कि आज हम लोग एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के संग क्रशर इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं और क्रशर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसका सबसे साधारण और सबसे अच्छा उपाय मैं तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ सबसे साधारण उपाय जो है वो ये है कि आप चाहें तो लगा लगाया क्रशर प्लांट जो ऑलरेडी फिटेड है, ऑलरेडी उसकी एनओसी हो रखी है, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है या फिर हो सकता है वो बंद कंडीशन में भी हो सकता है, तो उसको आप लोग रेंट पे ले सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल होता है हर एक क्रशर जोन में। क्योंकि बहुत सारे क्रशर मालिक ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं और वो क्रशर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं या फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो कुछ केसेस में आपको क्रशर प्लांट रेंट पे दे देते हैं, आप उस बिजनेस को अच्छे से रन कर सके और उनको एक मुश्त आप उनका रेंट मिल जाए। तो आइए देखेंगे आगे कि क्या क्या मापदंड और क्या क्या पॉइंट्स जो हैं जो रेंट पे लेने के लिए हमें फॉलो करने चाहिए और देखने चाहिए और संभाल के इसके ऊपर आगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टोन क्रशर प्लांट का किराया किस तरह से डिसाइड किया जाता है या कि किस बेस पे आधारित होता है कि इसका किराया कितना हो और कितना ना हो। तो किराए के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपने कभी ना कभी खुद या फिर किसी और का घर आपने रेंट पे देखा होगा लेते हुए या देते हुए। तो बहुत सिंपल थ्योरी यही है कि आपका घर का आकार, आपके घर की लोकेशन, आपका घर का लोकेलिटी और ये सारे पॉइंट्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं एक घर को रेंट पे देने के लिए। ठीक उसी प्रकार स्टोन क्रशर को आपको अगर कोई रेंट पे दे रहा है और आप अगर इच्छुक हैं उस स्टोन क्रशर को लेने में, तो सबसे पहले आप उस स्टोन क्रशर का लोकेशन चेक करिए कि किस लोकेशन पे है वो स्टोन क्रशर। नंबर 2, आप ये देखिए कि वहाँ पे जो मटेरियल सोर्स है वो आम रूप से और साधारण रूप से अवेलेबल है कि नहीं है और काफ़ी कोई अलग टाइप की कुछ परेशानियाँ तो नहीं है, जैसे दूरी बहुत ज़्यादा हो या फिर ट्रक की प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो कि दूरी कितनी है, माइंस की दूरी आपके क्रशर से कितनी है, वो ज़रूर आप ध्यान रखें। तीसरा, जहाँ पे भी आपका क्रशर प्लांट है वहाँ ग्राहक यानी आपके जो स्टोन क्रशर क्रश होने के बाद जो परचेज़र है उनकी रीच कैसी है। वहाँ पे क्या एक मंडी बनी हुई है, जैसे कि आप बहुत जगह पे है, हरियाणा में है, राजस्थान में या फिर यूपी में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर बेंगलोर में छोटे छोटे मार्केट्स बने हुए हैं। मार्केट इन द सेंस एक क्रशर जोन बना हुआ है जिसमें अगर आप क्रशर प्लांट लेते हैं तो आपको ग्राहक थोड़े आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक मार्केट है और ग्राहकों को पता है कि हमें यहाँ आना है और मोल भाव करके हमें वहाँ से अपना पत्थर या फिर एग्रीगेट या फिर जो भी उनको रिक्वायरमेंट हो, बालू की, सैंड की, वो वहाँ से वो परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे कस्टमर पाना एक ईजी प्रोसेस है एक क्रशर जोन में। बट अगर आपका क्रशर अकेला है तो वहाँ पे क्रशर को आपको ग्राहक पाने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो वहाँ पे आपको अपना एक सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आपके पास अधिक से अधिक उस एरिया के ग्राहक पहुँचे। तो ये बात आप ज़रूर से ध्यान कर लें कि आपको क्रशर प्लांट जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे क्रशर का मार्केट कैसा है, वहाँ पे सेल कैसी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेल अगर अच्छी होगी तो रेंट आपका कम और ज़्यादा जो भी कुछ हो वो आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर सेल कम है वहाँ पे तो आप अगर ज़्यादा रेंट का अगर आपके पास क्रशर है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है क्रशर प्लांट लेने वक्त आप ये ज़रूर वहाँ पे देख लीजिए क्रशर प्लांट की जो
कितना बड़ा क्रशर प्लांट आप है वहाँ पे जो लगा हुआ है, वो क्या 20 टीपीएच का है या 50 टीपीएच का है या फिर 100 टीपीएच का है या फिर 200 या 250 या फिर उससे भी बड़ा है। तो कितना टन का प्लांट लगा हुआ है और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, उसकी उत्पाद कितना है, वो कितना क्रशर कितना पत्थर तोड़ के आउटपुट दे रहा है, वो आप ज़रूर चेक करें। ये सबसे बड़ा पॉइंट है स्टोन क्रशर प्लांट के रेंट पे लेने वक्त, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला क्रशर का रेंट ज़्यादा होता है और कम प्रोडक्शन देने वाला क्रशर का रेंट कम होता है। और अभी काफ़ी सारे ऑटोमेटिक क्रशर भी आ चुके हैं, या फिर सेमी ऑटोमेटिक बोलेंगे या फिर अपग्रेडेड क्रशर हम लोग बोलेंगे, तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के क्रशर ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्रशर ले रहे हैं और कितना बड़ा क्रशर ले रहे हैं। अगर आप एक जर्नल लोकल प्लांट खरीदते हैं, लोकल मीन द सेंस जॉ क्रशर का प्लांट या फिर एक 20 टीपीएच का प्लांट अगर आप खरीदते हैं तो हो सकता है वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाए। बट वही सेम केस में अगर आप एक बड़ा प्लांट ले रहे हैं, सपोज कोन क्रशर प्लांट के साथ में, तो हो सकता है उसका रेंट आपको ज़्यादा लगे, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है और मटेरियल का जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें डिफरेंट रहती हैं, जो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि जॉ कॉम्बिनेशन के प्लांट में क्या होता है और जॉ कोन कॉम्बिनेशन के प्लांट में क्या क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि आपको जो प्लांट ले रहे हैं उसका कितना बड़ा वो प्लांट है, कितना टन आउटपुट दे रहा है, वो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब आ जाते हैं पेपर्स पे। जैसे हम लोग घर लेने वक्त रेंट एग्रीमेंट, तो आप जानते होंगे रेंट एग्रीमेंट हम लोग बनवाते हैं कि जो ओनर है वो जिसको रेंट पे दे रहा है तो क्या क्या मापदंडों पे दे रहा है। जैसे मान लीजिए क्या रेंट रहेगा, पानी का बिल कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा, या फिर घर का जो रख रखाव है वो कौन देखेगा, या फिर घर में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है वो कौन देखेगा। तो ये मापदंड हम लोग देखते हैं जब हम लोग घर रेंट पे लेते हैं तब। अगर हम लोग क्रशर लेते हैं रेंट पे तो वहाँ एक सेम उसी तरह का ही होता है, बट वहाँ MOU इसको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों के बीच में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग फाइनलाइज होती है, हम उसी बेसिस पे रेंट फाइनलाइज करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके ऊपर ज़्यादा आ जाए, हो सकता है जो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको रेंट पे दे रहा है क्रशर, जो मालिक है क्रशर का, उसके ऊपर ज़्यादा आ जाए। तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे एक तो हो गया आपको किराया आपको डिस्कस कर लेना है कि मंथली किराया कितना है आपका, मेंटेनेंस कौन देखेगा सारे किराए में से कि क्या मेंटेनेंस रहेगा और क्या नहीं रहेगा, ये आपको डिस्कस कर लेना है। और जो भी पॉइंट्स हैं क्रशर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, रेंट के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से, हर एक पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है। और जो और एक चीज़ आप उसमें ज़रूर मेंशन करिए कि उस समय क्रशर का जो कंडीशन है वो कैसा है, वो ज़रूर आप मेंशन करके चलें और कोशिश करें कुछ फ़ोटोज़ भी अगर आप साथ में अटैच करके रख सकें एज ए रेंट डीड के साथ में कि हाँ ये करंट सिचुएशन में ये इसका कंडीशन है इस क्रशर का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कल की डेट में जब आप क्रशर वापस करेंगे तो आपको देने में या वापस करने में काफ़ी ईजी रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि आप जो भी क्रशर प्लांट ले रहे हैं ये ज़रूर वहाँ देख लें कि वहाँ पे उसका स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। मान लीजिए जो भी आप क्रशर प्लांट लेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रेगुलरली या फिर वीकली या फिर मंथली ये पत्थर पे डिसाइड होता है कि आपका वहाँ पे पत्थर किस तरह का है। तो हो सकता है आपके वियर पार्ट्स जल्दी भी घिसे और हो सकता है आपके वियर पार्ट्स लेट से भी घिसे, बट आप ये ज़रूर पता कर लें कि उसके मेंटेनेंस में जो लगने वाले पार्ट्स हैं या फिर ऑयल है, ग्रीस है, या फिर मेंटेनेंस के अलग अलग पार्ट जो है जैसे जॉब प्लेट हो गया, कॉन्केव मेंटल हो गया, या फिर वाइब्रेटिंग स्क्रीन की जालियां हो गई, तो वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि अलग अलग मशीन्स के अलग अलग मॉडल होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉडल्स का स्पेयर पार्ट्स हर जगह अवेलेबल हो पाए। तो जो कॉमन मशीन्स हैं या फिर जो बड़ी कंपनियां जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर उस कंपनी की मशीन है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाती हैं आपको स्पेयर पार्ट्स। अगर कोई अनकॉमन ब्रांड का आपने अगर कोई क्रशर प्लांट अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं रेंट पे लेने के बाद, क्योंकि रेंट तो आपको पे करना है और स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस जो है वो आपको ही देखना है।
तो इसलिए आप ये ज़रूर आश्वस्त हो जाएं कि आपको स्पेयर पार्ट्स जो है वो कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और स्पेयर पार्ट्स का खर्चा कितना आ रहा है। अगर आप जब भी क्रशर लेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज कितना है या फिर कितने देर पे वो चेंज हो रहा है, तो वो भी एक बार आप डिस्कस कर लें जो ओनर है उनसे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ध्यान में रखें क्योंकि इससे आपके ऊपर काफ़ी सारा इफेक्ट आ सकता है कि उस क्रशर के ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, वो एक बार ज़रूर आप डिस्कस कर लें क्रशर ओनर से। और दूसरा एक चीज़ और आप ध्यान दें कि जहाँ पे क्रशर लगा हुआ है वहाँ आसपास की लोकेलिटी कैसी है या फिर उस क्रशर के होने से आसपास के किसी लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कल की डेट में फिर आपको हो सकता है उसी तरह के प्रॉब्लम्स से जूझना पड़े। तो आप ये ज़रूर आश्वस्त हो जाए कि वहाँ कोई लोकल इश्यूज़ तो नहीं है या फिर लोकल जो पब्लिक है उसके संग ऐसी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है इस क्रशर के रनिंग कंडीशन में होने से, क्योंकि फिर उससे आपको काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपसे बताना की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक चीज़ समझ जाइएगा कि क्रशर जब भी आप रेंट पे लेते हैं तो आपको जिस स्थिति में मालिक या फिर जो क्रशर ओनर है वो आपको देता है क्रशर, और जो रेंट होता है वो यही होता है कि आपको उसी स्थिति में उसको क्रशर वापस करना है। तो एक चीज़ समझिए कि अगर आप उसकी जर्जर हालत में अगर आप क्रशर ले रहे हैं, ऑलरेडी उसका सपोज काफ़ी सारे कन्वेयर्स टूटे हुए हैं या फिर जॉ प्लेट पूरा घिस चुका है या फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इन बिटवीन है सपोज मान लीजिए चालू कंडीशन में, या फिर कॉन्केव मेंटल अभी आधा ही घिसा है आधा बाकी है और जालियाँ थोड़ी टूटी हुई हैं थोड़ी ठीक हैं, तो इस कंडीशन में आप कोशिश करें कि आप थोड़ा रुक जाएं या फिर क्रशर मालिक जिससे आप रेंट पे ले रहे हैं उससे ये बोलें कि सर या तो आप इनको पूरा चेंज करके नया लगवा दीजिए और उसको नया लगवा के तब आप मुझे रेंट पे दीजिए, ताकि जब मैं रिटर्न करूं आपको तो आपको मैं सेम एज इट इज़ नया लगवा के दे पाऊँ। क्योंकि कम घिसा ज़्यादा घिसा का मापदंड या फिर उसका मेजरमेंट कर पाना कि कितना घिसा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं या फिर बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान होते हैं, जैसे जॉ प्लेट हो गया उसकी कीमत ज़्यादा है, अगर वो कम घिसी है ज़्यादा घिसी है तो ये आपके ऊपर हो सकता है थोड़ा सा आपको चपत लगा सकती है पैसों के आधार पर। तो ये हमेशा कोशिश करें कि बहुत सिंपल रहें रेंट एग्रीमेंट करते वक्त, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा अच्छे हालत में आप क्रशर को रेंट पे लें और सेम उसी हालत में आप वापस देने की कोशिश करें। जॉ प्लेट नया लगा हो, कॉन्केव मेंटल नया लगा हो, जालियां नहीं लगी हो, ताकि आपको वापस करना बहुत आसान हो जाएगा। कल की डेट में जब भी आप उसको वापस करते हैं 2 साल 3 साल के बाद, तो आप एज इट इज़ आप नई जालियां नई कॉन्केव मेंटल या फिर नए जॉ प्लेट के संग आप उनको वापस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल ये चीज़ रखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक्स्ट्रा टिप्स में आपसे पर्सनली एक चीज़ मैं ये डिस्कस ज़रूर करूँगा और बताऊँगा कि आप जिससे भी क्रशर रेंट पे ले रहे हैं ये चीज़ ज़रूर देख लें कि कहीं वो कोई बाहुबली तो नहीं है या फिर कोई बहुत ही ताकतवर इंसान तो नहीं है या फिर उसकी बहुत अच्छी कोई बहुत बड़ी पकड़ तो नहीं है, ताकि कल की डेट में ये ना हो कि आपसे वो एडवांस भी ले ले और पैसे भी ले ले और फिर क्रशर रेंट पे देने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ महीनों के बाद ही आपसे क्रशर का रेंट बढ़ाने के लिए आपके ऊपर प्रेशर या फिर आपके ऊपर जोर ना बनाए। तो ये ज़रूर देख लें कि आप जिससे क्रशर ले रहे हैं ये कोई बाहुबली या फिर इस तरह का या फिर दबंग टाइप का आदमी ना हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पर्सनली मेरा सलाह है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और उपयोगी होगी आपके लिए, और इसी के संग मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। आप देख रहे हैं एक्सॉन बेरी का संकलन खनन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।